Jai Hind, myself Siddhant Sharma. Today I am here for discuss on an important topic named friction. तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि फ्रिक्शन बोलते किसको हैं, उसका क्या मीन होता है, ये सारे चीज को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ आपको कंटेंट आपका दिखा देते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना चीजों के बारे में जानना है, ये सारा चीज पहले यहाँ पे देख लेते हैं। हम सबसे पहले फ्रिक्शन के इंट्रोडक्शन यानी कि फ्रिक्शन क्या होता है, कहाँ वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, ये सारे चीज को देखेंगे। सेकंड हमारा स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस इज अ इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे पॉइंट को पूरा कि स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है। थर्ड पॉइंट इज फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल, यानी कि जो हमारा फ्रिक्शन है हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण बुराई उसका, यानी कि इसे एक महत्वपूर्ण बुराई की तरह भी देखा जा सकता है। हम दूसरे तरह से बोलें तो फ्रिक्शन के नुकसान के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि फ्रिक्शन को क्यों ऐसे लिखा गया है, इससे क्या क्या दिक्कत होता है, ये सारा चीज हम लोग थर्ड टॉपिक में क्लियर करेंगे। फोर्थ टॉपिक इज इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी कि जो हमारा चौथा टॉपिक है वो ये है कि कैसे हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज टाइप ऑफ फ्रिक्शन। लास्ट हमारा टाइप ऑफ फ्रिक्शन है जिसमें हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट हमारा जो होगा वो फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये सारे चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वी हैव टू नो ऑल अबाउट फ्रिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज को स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है, एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, मेरा एक हाथ दूसरे हाथ के जब कांटेक्ट में आएगा तो ये दोनों हाथ के बीच में क्या होगा, तो फ्रिक्शन अप्लाई होगा। अब बात आता है कि फ्रिक्शन कैसे अप्लाई होगा। तो अगर मैं इस हाथ को आगे की ओर बढ़ाऊंगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरी डायरेक्शन में, यानी कि इसको इस डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा तो उसके अपोजिट में क्या लाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लाएगा। ये चीज आपको समझना है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है हमारा वो हमेशा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मैं अगर इस साइड चल रहा हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमारा है वो एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। इसको लगने के लिए हमेशा दो वस्तुओं को कांटेक्ट में होना जरूरी है। ये चीज हमें हमेशा याद रखना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन को डेफिनेशन से लेके। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है, इसको ध्यान से समझिएगा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स that apply opposite side of a moving object। अब बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा फ्रिक्शन है वो एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स मींस व्हाट, आप सभी को पता होगा क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो फोर्स पढ़ाया था उसमें मैंने कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट अच्छे से बता दिए हैं। तो अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत है तो आप लोग जाके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। कांटेक्ट फोर्स उसे हम लोग बोलते हैं जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। ठीक है, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में होके, वो क्या कहलाता है, हमारा कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। तो हमारा जो फ्रिक्शन है उसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स दैट अप्लाई अपोजिट साइड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि फ्रिक्शन हमारा एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है जो कि कैसे अप्लाई हो रहा है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में। अब मेरे बात को समझना है, जैसे कि मैं वो ऑब्जेक्ट हूं, मैं इस साइड मूव कर रहा हूं तो फ्रिक्शन मेरे अपोजिट में डायरेक्शन वो वर्क करेगा। बात समझ में, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। मैं अगर किसी चीज को ऐसे धक्का दे रहा हूँ इस साइड तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरी साइड, यानी कि हम बोले तो हम इधर धकेलेंगे तो वो इस साइड फोर्स लगाएगा। समझ में आया। हम अगर राइट में किसी चीज को धक्का देते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। अगर हम किसी भी चीज को लेफ्ट में धक्का देते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट साइड में लगेगा, यानी कि हमेशा के हमेशा वो कहाँ पे लगेगा, अपोजिट साइड में लगेगा। अब हम लोग और जानते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने वो रखता है। बिना फ्रिक्शन के हम लोग ना ही चल सकते हैं, ना ही एक चलता हुआ ट्रक बिना फ्रिक्शन के रुक सकता है, ना ही एक दौड़ता हुआ व्यक्ति बिना फ्रिक्शन के रुक सकता है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता, यानी कि ना हम एक कदम चल पाएंगे ना ही कुछ कर पाएंगे। मैं यहाँ पे अगर बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ, ये चौक चल रहा है, यानी कि मैंने चौक को यहाँ पे लगाया तो यहाँ
मैं कुछ भी लिख पाया आसानी से, अपोजिट मैंने लिख दिया, साइड मैंने लिख दिया। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क नहीं करता तो मैं कुछ नहीं लिख पाता। यहाँ तक कि ये जो कील मैंने यहाँ पे ठोका हुआ है वो भी अगर ये फ्रिक्शन ना रहता तो नहीं ठोक पाता, ये घर नहीं बन पाता अगर फ्रिक्शन वर्क नहीं करता तो बात हम ये कह सकते हैं कि हमारा फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अब आगे हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि बहुत जगहों पे फ्रिक्शन से हमें दिक्कत भी होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग आगे समझने वाले हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है उसको ध्यान देना है एकदम, कि फ्रिक्शन जो होता है वो रफ सरफेस पे ज्यादा लगता है, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रफ सरफेस में ज्यादा मतलब वहां पे अप्लाई होता है, स्ट्रांग होता है। और जो स्मूथ सरफेस होता है वहां पे थोड़ा सा हम वीक बोल सकते हैं रफ सरफेस की अपेक्षा। अब आप लोगों को इसको लेके एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, जो कि सभी ने लगभग लगभग छोटे जब उम्र होता है, यानी कि हम लोग जब 3, 2 या 1 में होते हैं तो एक दो बार तो ऐसा जरूर, एक दो बार क्या हमेशा हम लोग करते रहते हैं। जो कि छोटे छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं, आज भी मैं टीचर के रूप में ग्रेस मिशन में वर्क करता हूँ तो वहां पे मैं ये चीज को देखता हूँ। तो इसको आप लोग एग्जाम्पल के रूप में समझें कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दौड़ के आते हैं और ऐसे स्लाइड करते हैं पूरा, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझना है कि वो जहाँ स्लाइड करते हैं वो फर्श रहता है, एकदम स्मूथ सरफेस। अगर उन्हीं छोटे बच्चों को बोला जाए कि जाके आप फील्ड में ऐसे स्लाइड करो, या फिर जो मेन रोड होता है वहां पे आप स्लाइड करके दिखाओ। मैं यहाँ पे मेन रोड को इसलिए एग्जांपल में वो कर रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा रफ होता है, जो मिट्टी है वो भी हमारे फर्श के अपेक्षा रफ होता है, तो वहां पे वो लोग गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, वो तुरंत रोक लेगा उनको। लेकिन फर्श पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमें एक और चीज यहाँ पे जानने को मिलता है कि स्मूथ सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वीक होगा और रफ सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्ट्रांग होगा। तो इंट्रोडक्शन में इतना काफी है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है इस चीज को हम लोग समझते हैं। स्प्रिंग बैलेंस एक प्रकार का डिवाइस होता है, हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ रहता है और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब उसके द्वारा खींचते हैं, ठीक है, तो वो हमें फोर्स बताता है कि उसको खींचने में, उसको पुल करने में हमें कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। समझ में आया? तो इसका यूज किया जाता है और इसके यूज से हम लोग ये चीज को बोल पाते हैं जो मैंने अभी इसके पहले बोला था कि रफ सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है और स्मूथ सरफेस पे बहुत वीक होता है। मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट किसके द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं? स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा। अब इसको हम लोग अच्छा से डिफाइन कर देते हैं। मैंने एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है। मैं ये सारे चीज को लिख इसलिए रहा हूँ कि अगर आप लोग को नोट्स बनाना हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप इजीली इससे बना सके, ठीक है। और डिवाइस दैट मेजर फोर्स बाय यूजिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस। सबसे पहला चीज ये है कि हमारा स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस है जो कि फोर्स मेजर करता है। किसके द्वारा? स्प्रिंग के द्वारा। ये चीज सबको समझ में आ गया होगा। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस हमारा है जो कि फोर्स को मेजर करता है, मापता है स्प्रिंग के द्वारा। इतना सिंपल सा ये चीज है। अब देखिए ये होता कैसे है, इसका संरचना कुछ इस प्रकार होता है, आप लोग ध्यान से देखिए। अब बात ऐसा है कि हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस है वो वर्क ऐसे करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा खींचते हैं हम लोग, ठीक है, अपनी ओर उसको क्या करते हैं, पुल करते हैं, जिससे क्या पता चलता है कि कितना फोर्स हमें लग रहा है उसको खींचने में। ये हमें स्प्रिंग बैलेंस बता देता है। अब ध्यान से एक पॉइंट को समझना है कि हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट, आप लोग को जो मन हो ऑब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा सा बॉक्स है, ठीक है, उसको मैं क्या किया कि एक स्मूथ सरफेस पे रख दिया और उसको स्प्रिंग बैलेंस द्वारा मैंने पुल किया। और मान लेते हैं कि स्मूथ सरफेस है तो हमको 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो स्मूथ सरफेस पे यहाँ पे हमें लगाना पड़ा लगभग लगभग 50 न्यूटन फोर्स। अब आप लोग एक चीज समझिएगा, ये 50 न्यूटन फोर्स हमारा लग रहा है किसी भी चीज को खींचने में। आप लोग को एक चीज समझना है कि मैंने फर्स्ट में ही बोला था
कि स्मूथ सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वीक होता है। अगर उसी सेम ऑब्जेक्ट को हम ले जाके रफ सरफेस पे रख देंगे तो वहां पे आप स्प्रिंग बैलेंस में क्या देख पाइएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पे ज्यादा वो हो रहा है अप्लाई, यानी कि हमें किसी भी चीज को पुल करने में ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है। तो ये चीज को हम लोग इजीली सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, किसके द्वारा? तो स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा। अब स्प्रिंग बैलेंस का मेन वर्क यही रहता है कि कौन से सरफेस पे किसी भी चीज को पुल करने में कितना फोर्स लग रहा है वो हमें कौन बताएगा? स्प्रिंग बैलेंस बताएगा। और ये स्प्रिंग बैलेंस डिवाइस अगर आपके पास हो तो आप कहीं पे भी इजीली प्रूव कर सकते हैं कि रफ सरफेस से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है और स्मूथ सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रिक्शन अननेसेसरी एबल। अब इस चीज को हम लोग बढ़िया से समझने वाले हैं कि इसका मतलब क्या हुआ और इसमें हम लोगों को करना क्या है, क्या करना है, ये सारा चीज। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही खराब भी है। अब हम लोग फ्रिक्शन के दोनों साइड्स को पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और हमारे लिए एक तरह से बोले तो एज एबल हम लोग समझ सकते हैं, उसका कुछ बुराई भी है। बात समझ में आया? तो अभी इस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला चीज ये है कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्या है, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि फ्रिक्शन के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही हम चल सकते हैं, ना ही हम लिख सकते हैं, ना ही हम घर बना सकते हैं, ना ही हम एक छोटा सा कील ठोक सकते हैं, ना ही फ्रिक्शन के बिना माचिस जलेगा। कोई भी चीज फ्रिक्शन के बिना नहीं हो सकता है। तो फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत खतरनाक भी है, बहुत बुरा भी है। उसके वजह से हमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। अब इस चीज को हम लोग अपने नॉर्मल जो हम लोगों के साथ होता है उस चीज को हम लोग अब इसमें लाने वाले हैं। वो नॉर्मल से एग्जाम्पल से आप समझिए। सबसे पहला चीज कि हमारे जूतों का घिस जाना, यानी कि हमारा जो जूता होता है, शूज होता है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के अंदर में वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, यानी कि एक तरह से घिस जाता है। बाइक, स्कूटी, साइकिल, कार, ये सब के जो टायर्स होते हैं उनका घिस जाना, ये एक प्रकार से हम बोल रहे हैं तो फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। बात समझ में आया? प्लस में अगर हम लोग इससे भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ चलें तो सबसे पहले फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा हम जानेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल को देखेंगे। यानी कि हमने शुरू में पढ़ा कि फ्रिक्शन जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट एनर्जी, यानी कि अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन से हीट एनर्जी वो होता है, निकलता है। अभी आप लोग जहाँ पे बैठे हो या जो भी कर रहे हो, आप लोग अपना दोनों हाथ ऐसे ऊपर करिए और इसको रब करना चालू कर दीजिए। जब हम लोग यहाँ पे इसको रब कर रहे हैं तो फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। बात समझ में आया? जिससे थोड़ी देर में आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपका हाथ जो है वो गर्म होने लगा। इससे आप क्या कर सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है हमारा हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ जब हम लोग मिक्सर चलाते हैं, मिक्सर चलाने के बाद जो उसका ग्राइंडर होता है जिसमें हम लोग मसाला पीसते हैं, वो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है? जब कार चलने लगता है, ज्यादा दूर चलता है, उसका गर्म हो जाना, बाइक का गर्म हो जाना, ये सारा चीज हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि किसके कारण हो रहा है? तो फ्रिक्शन के कारण। अब मैं यहाँ पे 3-4 बुराई जो है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहला मैंने जो बताया, टायर ये सब का खराब हो जाना। दूसरा ये होता है कि फ्रिक्शन जो होता है उसके कारण ज्यादा एनर्जी लगता है किसी भी चीज में। बात समझ में है? फ्यूल ज्यादा वो करना पड़ता है उसके लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जब कार के अंदर में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा वर्क करने लगेगा, बात समझ में आया? यानी कि फ्रिक्शन फोर्स पावरफुल होगा। अगर टायर जाम चल रहा है, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा वो वर्क कर रहा है, या फिर मैं इंजन की बात करूं, कहीं पे अगर फ्रिक्शन फोर्स जो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो वहां पे हमें प्रॉपर ढंग से उस चीज को रन करने के लिए ज्यादा क्या करना पड़ेगा? उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, या फिर हम बोले तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमारा वहां पे एकदम स्ट्रांग है, तो ज्यादा एनर्जी आप दीजिएगा तब जाके वो वर्क करेगा। अरे सीधे समझिए कि अगर कोई चीज को मैं रखा हुआ हूँ और उस पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है, उसको मुझे धक्का देना है तो ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स में लगाऊंगा तो मेरा ज्यादा एनर्जी खत्म होगा। और वैसे ही कार में होता है या किसी भी चीजों में। तो मैं अगर बोलूं तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो ज्यादा होने के कारण हमें ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, जिससे हमारा जो कार होता है उसमें ज्यादा फ्यूल का, अगर एक तरह से हम बोले तो बर्बादी होता है। बात समझ में आया? तो एक तरह से हम बोले तो दूसरा हमारा पॉइंट ये हो सकता है कि ज्यादा फ्यूल का खर्च होना किसके कारण? तो फ्रिक्शन के कारण। ये चीज
प्लस में मशीन जब लगातार चलते रहता है तो उसका नट वगैरह ये सब चीज क्या हो जाना, ढीला हो जाना, या फिर किसी भी चीज को मतलब लगातार फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होने के कारण नट्स या पार्ट्स का क्या हो जाना, घिस जाना। अब एक चीज आप लोग समझिए कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट को जब हम लगातार एक दूसरे के ऊपर रब करने लगेंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट से ये पता चलता है कि फ्रिक्शन जितना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब इस चीज को समझना है, यानी कि बहुत ऐसा ये सारा चीज अप्लाई होगा, हम एक तरह से बोल सकते हैं कि सब डिपेंड होगा एक ही चीज पे, हमारा सिचुएशन कैसा सिचुएशन आता है, कहाँ पे हमें क्या करना है, तो इंक्रीज करना है, कहाँ पे रिड्यूस करना है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे। अब मैं सारा स्टोरी आप लोग को सुनाता हूँ और इस चीज को बढ़िया से समझाता हूँ। सबसे पहला चीज कि इंक्रीजिंग फ्रिक्शन का अगर हम बात करें तो बहुत ऐसा कंडीशन आता है जहां पे फ्रिक्शन को इंक्रीज करना बहुत जरूरी होता है। बात समझ में आया, उसको इंक्रीज करना पड़ता है। अब ध्यान से आप लोग को समझना है, जैसे कि कोई भी एक राइडर जो है बाइक लेके बाइक राइड पे निकला हुआ है, अगर कोई भी ऐसा प्लेस आया जहां पे फ्रिक्शन कम है और वहां पे उसको ब्रेक लगाना पड़े तो वहां पे एक्सीडेंट एकदम 100% होना ही होना है। तो वैसे जगहों पे हमें क्या करना पड़ता है, तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है। इसी के कारण जो रोड होता है उसके ऊपर जो छोटा छोटा कंक्रीट होता है उसको हमारा जो गवर्नमेंट होता है उसको वो लगाता है। बात समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना है, वो इसलिए लगाया जाता है कि फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सके, कि जब कोई व्हीकल अपना ब्रेक लगाए तो गाड़ी जल्द से जल्द रुक सके। समझ में आया, यानी कि ये सारा चीज कैसे हो सकता है, तो हमारा जो फ्रिक्शन को इंक्रीज हम करेंगे उसके बाद ही। दूसरा अगर हम बात करें तो टायर जो होता है उसके बीच में खांचा बनाना, यानी कि जो छोटा छोटा वो गैप दिया जाता है वो इसीलिए रहता है कि वो जो नीचे वाला हमारा कंक्रीट है, छोटा छोटा जो गिट्टी है उसमें वो ग्रिप कर सके। बात समझ में, उसको वो पकड़ सके और तुरंत रुक सके, इसलिए बनाया जाता है। तो उस जगह पे हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारा जगह है। एक मैं थोड़ा सा गेम को लेके अगर चलो तो जो कबड्डी होता है, कबड्डी के अगर किसी प्लेयर, कोई भी एक प्लेयर है जो कि रेड करने के लिए आ रहा है, रेडर है वो, और एक डिफेंडर है जो कि डिफेंस करने के लिए बैठा हुआ है, अब उसके अगर हाथ में पसीना हो या पानी हो तो नॉर्मल सा बात है कि वहां पे फ्रिक्शन जो है वो एकदम लो हो चुका है। समझ में आया, यानी कि उसका हाथ स्मूथ बन चुका है। जब वो पैर को पकड़ेगा तो तुरंत छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मूथ जगह पे फ्रिक्शन जो होता है वो वीक होता है, और जब फ्रिक्शन वीक होगा तो हम कैसे पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे जो कबड्डी के प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, तो मिट्टी उठा के अपने हाथ में ऐसे रब कर लेते हैं। अब उससे होता क्या है, होता यह है कि जब वो मिट्टी को हाथ में लगा लेते हैं तो वो मिट्टी उनके हाथ में चिपक जाता है, जिससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। बात समझ में आया। तो उनका हाथ जो है पहले स्मूथ था, लेकिन जब उन्होंने मिट्टी को इसमें लगा लिया, रगड़ लिया, तो वो रफ सरफेस बन गया, और रफ सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्ट्रांग होगा तो इजीली ग्रिप कर लेता है। तो ये सारा जो मैंने कंडीशन बताया, यहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज करना जरूरी था। तो इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे चीजों का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि फर्स्ट हमारा क्या हो गया, तो सैंड। सैंड जब हम लोग लगा लेंगे अपने हाथ में तो वो क्या करता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है। यहीं पे अगर हम बात कर दे जिम का, जैसे कि हम लोग जो जिम होता है उसमें हम लोग चॉक पाउडर का यूज करते हैं। चॉक पाउडर जब हम लोग लगा के और किसी भी चीज को होल्ड करते हैं, उठाते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग उस चीज को उठाते हैं तो हमारे हाथ से स्लिप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा अप्लाई होने लगता है। जब हम लोग उसको लगा देते हैं तो एक प्रकार के रफ सरफेस का वो फॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण हम लोग इजीली उसको होल्ड कर पाते हैं। तो ये सारा जो चीज है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अप्लाई करके, जिस चीज का यूज करके हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। बात समझ में आया। अब आ जाता है हमारा क्या, तो रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को किस कंडीशन में रिड्यूस करना पड़ता है और कैसे रिड्यूस करना पड़ता है, ये सारा चीज को समझना है। ठीक है कि हाउ कैन बी रिड्यूसिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लोग सबसे पहले एक चीज जानते हैं कि किस सिचुएशन में हमें रिड्यूस करना है, आखिर क्या जरूरत है हमको रिड्यूस करने का। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अच्छा है तो क्या दिक्कत है हमको उससे।
क्यों रिड्यूस करेंगे हम? तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट एनर्जी, यानी कि जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अगर हम लोग फ्रिक्शन को घटाएंगे नहीं, उसको रिड्यूस नहीं करेंगे, तो हीट एनर्जी के वजह से बहुत सारा नुकसान हम लोग जाने थे। पहला चीज क्या हम जाने थे कि जो हमारा फ्यूल होगा वो ज्यादा मात्रा में यूज होने लगेगा, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो घिस जाएगा एक दूसरे के ऊपर, हम एक तरह से बोले तो रब होके क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा या खराब हो जाएगा, सीधे समझिए। तो उसके लिए हमें क्या करना था, उसको रिड्यूस करना था। प्लस में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग साइकिल भी चलाते हैं, उसमें भी क्या होता है कि जो चेन होता है साइकिल का वो जाम हो जाता है कभी कभी, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पर तेल डालना पड़ता है। जब हम लोग चेन में तेल डाल देते हैं तो साइकिल बड़ी आसानी से चलने लगता है। अब यहाँ पे समझिए कि क्यों रिड्यूस करना जरूरी था, क्योंकि जब अगर हम लोग रिड्यूस नहीं करते हैं तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता साइकिल को चलाने के लिए, लेकिन अब हम लोग इजीली उसको चला पाते हैं। तो ये सारा कारण है जिसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बहुत सारे सिचुएशन वैसा मिलता है। अब हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल होगा हमारा वो कैरम बोर्ड का होगा। जब हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो जो हमारा स्ट्राइकर होता है उसको जब हम लोग मारते हैं, यानी कि हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं, तो स्ट्राइकर हमारा एक जगह से एक लिमिटेड डिस्टेंस तक वो अपना मतलब वो तय करता है दूरी, अपना जितना फोर्स लगाएगा उतना दूर जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं वहां पे कि जो हमारा बोर्ड है वो या तो हमारा रफ अगर होगा तो स्ट्राइकर कम दूर जाएगा, अगर वो हमारा स्मूथ होगा तो स्ट्राइकर ज्यादा दूर जाएगा। अब बात ये है कि अगर बोर्ड हमारा रफ होता है और स्ट्राइकर अच्छा मतलब वो डिस्टेंस तय नहीं कर पाता है, तो वहां पे हम एक चीज का यूज करते हैं। देखिए जनरली तो अगर हम लोग देखें इसको तो वहां पे कैरम पाउडर का यूज किया जाता है। हम लोग तो घर पे अपने किसी भी पाउडर को उस पे छीट के खेल लेते हैं, उससे कोई वो है नहीं, लेकिन वहां पे कैरम पाउडर का यूज किया जाता है। अब जो हमारा कैरम पाउडर है वो क्या करता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जो हमारा बोर्ड है उसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कौन करेगा, तो कैरम पाउडर करेगा, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा स्ट्राइकर बहुत दूर तक जाता है और बहुत मतलब आसानी से वापस आ जाता है, यानी कि पूरा एकदम वो घूम सकता है, इतना ज्यादा वो स्लाइड करने लगता है। क्यों स्लाइड करता है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा वीक हो गया वहां पे, यानी कि हमारा रफ सरफेस से बोर्ड कैसा बन गया, स्मूथ सरफेस बन गया। अब इस कैरम पाउडर को हम लोग ल्यूब्रिकेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। यानी कि जो जो चीज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को which is used अब इस चीज को ध्यान से समझना है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स, यानी कि ऐसा वस्तु जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, उसको हम लोग ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं। यानी कि कैरम बोर्ड पे
के ऊपर अप्लाई किए जाने वाला पाउडर भी क्या कहलाएगा, ल्यूब्रिकेंट कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं मशीनों पे। जैसे कि अगर हम बात कर दें तो हमारा जितना भी बड़ा बड़ा मशीन होता है उसमें हम लोग ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है। अब ऑयल का यूज इसलिए किया जाता है कि मशीन जो होता है चलते चलते ज्यादा हीट होने लगता है। अब हीट होने के कारण क्या है, ध्यान से समझिए। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे में ज्यादा मात्रा में अगर हम बोले तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा इंक्रीज हो जाए और वो रब होने लगे, ज्यादा एक दूसरे के ऊपर एकदम रगड़ाने लगे अपने भाषा में अगर हम बोले तो उससे क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसी को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो ल्यूब्रिकेंट के रूप में ऑयल का यूज किया जाता है। अगर हम बात कर दें व्हीकल में, ये सभी ने देखा होगा लगभग, जो फोर व्हीलर होता है, ट्रैक्टर होता है या फिर ट्रक होता है, उसके टायरों के अंदर क्या किया जाता है, तो ग्रीस को भरा जाता है। वो ग्रीस भी क्या है, ल्यूब्रिकेंट है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर रहा है। समझ में आया? हम लोग जो गन यूज करते हैं उस गन में हम लोग ऑयल का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको कम किया जा सके, यानी कि वो ऑयल भी क्या वहां पे हुआ, तो ल्यूब्रिकेंट हुआ। बात समझ में आ गया? तो जितना भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका यूज हम लोग या तो लिक्विड रूप में कर रहे हैं या तो हमारा सॉलिड रूप में हो रहा है, अगर उससे होता ये है कि हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, मिनिमाइज होता है, उसको हम लोग ल्यूब्रिकेंट बोलेंगे। हमारा जो पेंसिल का जो वो क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट होता है, वो भी एक अच्छा ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। तो ये सारा चीज हमारा था कि कैसे हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, किस सिचुएशन में कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब हुआ कि फ्रिक्शन के प्रकार के बारे में। तो फ्रिक्शन नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड हमारा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन एंड लास्ट वन इज फ्लूइड फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग, रोलिंग और फ्लूइड, इन सब में डिफरेंस क्या है ये जानना जरूरी है और ये किन को हम लोग बोलेंगे। तो इस चीज को हम लोग समझते जाते हैं। मैं एक एग्जांपल से सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में खड़ा हो यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम लोग उस पे अपना फोर्स लगा रहे हैं, उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो मोशन में आने से रोक रहा है, फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाता है अपने, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि मोशन को रोकता है वो हमेशा, ठीक है। तो जब हम लोग किसी चीज को रेस्ट से ढकेल के मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में लगने वाला जो फ्रिक्शन होता है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमेशा रेस्ट में खड़े ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ओके। दूसरा चीज स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे हम लोग बोलते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम धक्का दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, वो स्लाइड कर रहा है, उसके अगेंस्ट में जो लगता है हमारा फ्रिक्शन, उसी को हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, उसके विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण को हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ये चीज समझ लीजिए। अब रोलिंग फ्रिक्शन किसे हम लोग बोलेंगे, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, जैसे कि मैं बात करूं तो एक टायर, जो हमारा व्हीकल होता है उसका टायर रोल करता है, बाइक हम चला रहे हैं तो उसका टायर रोल कर रहा है, समझ में आया। अब मैं अगर उसको एक्सेलरेट ना करूं, यानी कि उसमें फोर्स अप्लाई ना करूं, तो वो कुछ दूर पे जाके ऑटोमेटिक रुकेगा। क्यों रुकेगा? फ्रिक्शन के कारण। किस फ्रिक्शन के कारण? रोलिंग फ्रिक्शन के कारण। बात समझ में आ गया। इसी फ्रिक्शन के कारण हमारा चलता हुआ फुटबॉल, जो कि चलते हुए जाता है, यानी कि हम फुटबॉल को किक करेंगे, वो ऑटोमेटिक रुक जाता है। किसके कारण? रोलिंग फ्रिक्शन के कारण। धीरे 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 फुटबॉल को वो रोक देता है। एक मोशन में जो बॉल होता है वो भी रुकता है, किसके कारण? रोलिंग फ्रिक्शन के कारण। अब बात आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जो कि है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब यहाँ पे समझिए कि साइंस के भाषा में अगर हम लोग बोलें तो गैस और वाटर, ठीक है, ये दोनों चीज को, यानी कि लिक्विड गैस को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन है, नॉर्मल सा बात है कि फ्लूइड में लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। अब ध्यान से समझना है कि पानी में या हवा में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है,
उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फ्रिक्शन को हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो ये चीज समझना है। अब थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं कि कौन फ्रिक्शन कितना पावरफुल है और कौन वीक है। सबसे पहला चीज हमेशा एक बात को याद रखना है कि जो फ्रिक्शन पावरफुल होगा वहां पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग उस चीज को, जैसे कि मैं एक बॉक्स